अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत का सबसे खूबसूरत पड़ोसी मुल्क श्रीलंका इन दिनों तबाही और बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालात बेहद खराब हैं और ये दिनों दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट और सामाजिक संकट श्रीलंका पर विद्यमान है, वो तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि श्रीलंका का आगे का भविष्य क्या होगा। श्रीलंका में नई सरकार का गठन कब होगा, आगे परिस्थितियां बेहतर कब होंगी। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, इस वक्त कोई सरकार नहीं है, सब कुछ कार्यवाहक सरकार के भरोसे है, जनता सड़क पर है और अब तक समाधान नहीं निकला। वजह क्या है, हम इन सब कारणों पर आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, श्रीलंका की स्थिति दिनों दिन बेहद गंभीर होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा था कि 13 तारीख के बाद हालात बेहतर होंगे और राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देकर नई सरकार के गठन का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रपति ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया जब मैं आपके साथ इस वक्त डिबेट कर रहा हूँ। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। देर रात उनको मालदीव में शरण मिली। इसके पहले भारत में उनके अनुरोध को रिजेक्ट किया गया। अमेरिका ने उनके वीज़ा को निरस्त किया। दुनिया के किसी मुल्क में उनको ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में पड़ोसी देश मालदीव में उन्होंने शरण ली। और आश्चर्य की बात है कि उनके इस श्रीलंका से निकलकर भागने में वहाँ की आर्मी और एक्टिंग गवर्नमेंट ने उनकी मदद की और बाकायदा श्रीलंका ने एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ वो मालदीव पहुँचे, आधिकारिक तौर पर पहुंचे और सभी तरीके की क्लियरेंस लेकर उन्होंने श्रीलंका छोड़ा। इसका मतलब कि श्रीलंका की आर्मी और वहां की सरकार ने फैसिलिटेट किया राष्ट्रपति को भागने में। लेकिन मालदीव पहुंचकर भी वो चैन से नहीं बैठ पाए हैं, क्योंकि मालदीव की स्थानीय जनता ने विरोध शुरू कर दिया है अपनी ही सरकार का कि किसी भी कीमत पर राजपक्षे को मालदीव में शरण न दी जाए। अब उनके पास भागने के लिए मालदीव से बहुत थोड़ा वक्त है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक वो सिंगापुर चले जाएंगे और ऐसी उम्मीद है कि सिंगापुर में उनको शरण दी जा रही है। इसके विपरीत आप कोलंबो चलिए तो आज के हालात बेहद खराब थे। आज ताज़ा हिंसा भड़क गई। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। वहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल को बंद करा दिया गया। श्रीलंका की सड़कों पर संग्राम है। लोग नाराज हैं इस बात से कि सरकार ने राजपक्षे के भागने में मदद की और श्रीलंकन सेना ने उसमें सहायता प्रदान की और अभी तक राजपक्षे का इस्तीफा स्पीकर को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। राइज एंड फॉल ऑफ श्रीलंका, एक समृद्ध राष्ट्र के तरक्की के मुहाने से आगे बढ़ने की कहानी उसकी बर्बादी पर जाकर खत्म हुई। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या कारण है कि एक समृद्ध राष्ट्र हम सबके सामने, हमारी आपकी आंख के और हमारी आपकी पीढ़ी के सामने बर्बादी के मुहाने तक पहुंचा देने वाले लोग कौन हैं और वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं। और श्रीलंका की इस क्राइसिस से साउथ एशिया के देशों को क्या सीख लेनी चाहिए और दुनिया के दूसरे मुल्कों को क्या सीखना चाहिए, एक समाज के रूप में, एक सरकार के रूप में। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक कोई सरकार ढहती है और एक पूरा कोई मुल्क जब बर्बाद होता है बहनों भाइयों, तो कोई जाति, धर्म, पंथ, मजहब बर्बाद नहीं होता। करोड़ों लोगों के सपने खत्म होते हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं, पूरा का पूरा मुल्क कई दशक पीछे चला जाता है और वो मुल्क तरक्की के हर वो पायदान, हर उस पैरामीटर को मिस कर देता है जो अब तक उसने कड़ी मेहनत से अचीव किया होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक देश की इकोनॉमी और उस देश का कोलैप्स होना कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है और श्रीलंका में यही हुआ। लोगों की नाराजगी यूं ही नहीं है, इसके पीछे वर्षों का उनका कटु अनुभव। न ईंधन है, न खाना है, न दवाएं हैं, न पेट्रोल है, न डीजल है, काम धंधा बंद है, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, लोग बेकार हैं, जिंदगी नरक जैसी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा तो फूटेगा। अब श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है और अब तक सरकार के गठन का कोई मार्ग
प्रशस्त नहीं हुआ है। जहां से चला था श्रीलंका आज भी वहीं पर खड़ा है। बस इतना डेवलपमेंट है कि राष्ट्रपति अपने परिवार, अपने भाइयों के साथ भागने में कामयाब रहे और वहां की एक्टिंग गवर्नमेंट और श्रीलंकन एयरफोर्स ने उनकी मदद की। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं इस परिचर्चा को आज आगे बढ़ाता हूं। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ कोलंबो श्रीलंका की राजधानी से सुभाषिनी जी जुड़ रही हैं। श्रीलंका की बहुत ही जानी मानी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और श्रीलंका के मामलों पर बहुत थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारे साथ, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो वहाँ के ताज़ा हालात, सरकार की विफलता और भी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ लंबा डिस्कशन करेंगी। मेरे साथ ईशान त्रिपाठी जी मौजूद हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार हैं। अतुल अनेजा जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं और अविनाश कल्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनको भी विदेश मामलों में काफ़ी रुचि है और काफ़ी गहरी जानकारी रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ी देर में सुभाषिनी जी जुड़ेंगी कोलंबो से, तो उनसे भी इस बारे में हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश जी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और श्रीलंका के ताज़ा सूरत हाल और श्रीलंका के भविष्य को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मेरे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, आज कल जब परसों आपसे बात हो रही थी उस वक्त के हालात कुछ और थे। अब देखिए राष्ट्रपति भागने में भी कामयाब हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। ब्रजेश जी, जो हम लोग परसों जब बात कर रहे थे और आज जो बात कर रहे हैं, दोनों हालात में थोड़ा सा परिवर्तन है। आज राष्ट्रपति ने आज कहा था कि आज रात तक हम इस्तीफा दे देंगे और इसकी घोषणा खुद वहाँ के जो स्पीकर हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, इसी तरह के श्रीलंका में भी स्पीकर हैं। उन्होंने लाइव आकर के एक फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने ये घोषणा की कि हम जो है ये राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है उनके पास सूचना आई है कि वो आज रात तक दे देंगे। लेकिन जब ये प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग लाइव हैं, इस समय तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। अब समस्या ये है, वो इस्तीफा देने से पहले मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो इस्तीफा देने से पहले वो अपने को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि उनको मालदीव शरण देगा या नहीं देगा, क्योंकि मालदीव में भी इसका विरोध शुरू हो गया है और उन्हें वहां शरण नहीं मिलेगी। इसी वजह से जो बात आपने इंट्रो में कही कि सिंगापुर वो भाग सकते हैं, सिंगापुर में जा सकते हैं, हो सकता है सिंगापुर में भी विरोध हो, क्योंकि तमिलियन जो तमिल हैं सिंगापुर में भी बड़ी संख्या में है। और सिंगापुर में अगर वो तमिल हैं तो तमिल के खिलाफ इन राष्ट्रपति महोदय जो गोटाबाया हैं, इन्होंने क्या क्या किया है श्रीलंका में, ये किसी से छिपा अब नहीं रह गया है। पहले बहुत सारे, जब ये श्रीलंका का इशू नहीं उठा था, इससे पहले तक तो ये छिपा हुआ था, लेकिन जब से ये इशू सामने आ गया है तब से पूरी दुनिया को पता चल गया कि तमिलियंस के प्रति, मुसलमानों के प्रति, क्रिश्चियंस के प्रति इन्होंने क्या क्या अत्याचार किए हैं, किस तरीके से एक धार्मिक भावनाएं भड़का करके 52% वोट इन्होंने हासिल किया। और इन्होंने एक स्टेटमेंट में पिछला पढ़ रहा था इनका, एक स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि मैं बहुसंख्यक वर्ग का राष्ट्रपति हूं। ये किसी देश में, लोकतांत्रिक देश में ये कहना कि हम किसी बहुसंख्यक समुदाय के राष्ट्रपति हैं, ये कितनी गलत बात है, कितना बड़ा अहंकार है। पर एक चीज मैं डिकोड नहीं कर पाया कि श्रीलंकन आर्मी और वहां की सरकार ने राजपक्षे के भागने में सहायता क्यों की? अब ये तो मैं भी डिकोड नहीं कर पाया हूं, लेकिन ये बात कोई सौदेबाजी थी इन लोगों हो सकता है, कोई सौदेबाजी, क्योंकि देखिए पैसे की कमी, $50,000 उनके घर से बरामद हुए। पता, जब वो भाग रहे थे तो कई सूटकेस उनके पीछे, मैंने भी टेलीविजन पे एक छोटा सा क्लिप आपने भी देखा होगा कि वो लेकर के कुछ लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे जो उस पे शिप पर चढ़ा रहे थे। तो सूटकेस में और क्या रहा होगा, इसी वजह से फ्लाइट से नहीं गए, फ्लाइट से उनका जाना नहीं हुआ, उनका जाना हुआ शिप से हुआ, शिप के जरिए वो गए, तो सूटकेस पीछे पीछे चल रहा था। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो कोई ना कोई सौदेबाजी जो वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं उनके साथ हुई होगी, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी वहाँ की जनता विरोध कर रही है और जनता का विरोध जायज है,
कि आप देखिए कि पहली बार ऐसा पता चल रहा है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कितने विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष जो पब्लिक के पैसे पर, सारा पैसा टैक्स से आता है, उसी से राष्ट्रपति का सारा खर्चा चलता है, प्रधानमंत्री का खर्चा चलता है, और वो 100 गाड़ियां, कितनी गाड़ी से वो चलते होंगे, 100 गाड़ियां उनके बेड़े में, उनके जो आवास है उसमें खुद जाकर के लोगों ने देखा, उसका वीडियो हम सबके सामने है, आजकल पब्लिक डोमेन में है, टेलीविजन के साथ साथ। तो आपको लगता है कि आज उनका इस्तीफा आएगा या फिर बढ़ेगा भी? नहीं, मुझे तो अभी लग रहा है कि जब तक उनका मामला सेटल नहीं हो जाएगा तब तक इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आज की तारीख में वो श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसे ही वो इस्तीफा दे देंगे, वो राष्ट्राध्यक्ष से हट जाएंगे, वो एक आम आदमी जैसे हम आप हैं इस स्थिति में आ जाएंगे। तो आम आदमी के तौर पर कोई देश उनको इंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, इसमें संदेह है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो उनको शरण कहीं पर मिले। और भारत को लेकर के थोड़ी चिंता थी, भारत को लेकर के संशय था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं। इसके पीछे भी भारत सरकार की एक रणनीति है, क्योंकि भारत सरकार तमिल जो बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको सीधे कोलंबो लिए चलता हूं, श्रीलंका। वहाँ की बहुत ही जानी मानी पत्रकार सुभाषिनी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो श्रीलंका के ताज़ा सूरत हाल के बारे में हमें बताएंगी। वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगी। सुभाषिनी जी, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त श्रीलंका में ताज़ा स्थिति क्या है? हाँ जी, एक्चुअली इस वक्त तो ऐसा है, हमारे ये संघर्ष करने वालों ने थोड़ा, मतलब इस समय तो थोड़ा वो शांत हो गया है, लेकिन सब लोगों का एक ही एम है कि यहाँ से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अपने रिजाइन देना चाहिए। इन लोगों का एक ही एम वही है, मतलब इनका तो कहना तो वही है जी। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुए, काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हुआ, पिछले बार के प्रदर्शन के मुकाबले ज़्यादा बड़ा था। आज तो प्रधानमंत्री आवास पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। आपका क्या कारण है कि ये मसला सेटल क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या हैं और स्थितियां सामान्य कब तक होंगी? तो बताइए फिर, क्योंकि ये इतना आवाज आ रही है ये जूम पर। जी, आप मुझे ठीक से सुन पा रही हैं? मैं आपको वापस कनेक्ट करके थोड़ी देर में वापस आपके पास आता हूं। आपका ऑडियो कनेक्ट हो जाए फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। ईशान त्रिपाठी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका। श्रीलंका के जो हालात हैं मैं उसके बारे में आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं कि अब तक स्थिति स्पष्ट ही नहीं है कि श्रीलंका में सरकार किसकी है। और भारत समाचार के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आज आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस विषय को अपने डिबेट में उठाया, और ये भारत के लिए जानना, भारत की जनता के लिए जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर कैसे एक समृद्ध राष्ट्र श्रीलंका, जो मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहद आगे था, अभी हाल ही में ही 2019 में 2020 में आई रेटिंग्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका 70वें पायदान पर था और भारत 131वें पायदान पर देखते ही देखते आज श्रीलंका की ये स्थिति हो गई है। सबसे पहले श्रीलंका एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जो बाद में परिवर्तित होकर एक राजनीतिक संकट में परिवर्तित हुआ, और अब वो एक संवैधानिक संकट की ओर अग्रसर है, जहां पर तंत्र पूर्णतः विफल हो चुका है। श्रीलंका एक फेल्ड स्टेट के रूप में हम सबके सामने आया है जी। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, सबसे बड़ा जो इसके पीछे है, वो वहाँ का राजपक्षे परिवार है, जो लगभग 1.5 दशक से वहाँ पर सत्ता पर काबिज है। ये सियासत जो है, ये बड़ी हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। जी जी। जो इसकी तह में जाता है फिर वापस नहीं आता, नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है।
बिल्कुल तो ठीक सबसे बात पहले आपने कही। इसके जो तात्कालिक कारण हैं, जो इसके तात्कालिक कारण है ब्रजेश जी, इसमें जो वहां पर फ्यूल संकट है, तेल संकट है, खाद्यान्न संकट है, दवाई का संकट है, और 2019 में जो वहां पर ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई, क्योंकि लंका की जो पूरी इकोनॉमी थी वो 2T पर निर्भर थी। यानी 2T का मतलब है पहला टी और दूसरा टूरिज्म। तो बॉम्बिंग के बाद से वो पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई। उसके बाद से जब गोटाबाया वहां पर राष्ट्रपति बने और उनके भाई जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वहां के संविधान में संशोधन किया और 20वें संविधान संशोधन के तहत वहां पर वहां के राष्ट्रपति को असीमित अधिकार प्रदान किए। जी त्रिपाठी जी, जिसके बहुत बाद शुक्रिया आपका। मैं उन्होंने डिबेट यह के भी नेक्स्ट कार्य राउंड में किया। आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सुभाषिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोलंबो से मेरे साथ इस वक्त श्रीलंका से जुड़ चुकी हैं और उनका ऑडियो भी अब ठीक हो गया है। सुभाषिनी जी, पहले राउंड में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस वक्त आधिकारिक रूप से क्या जानकारी है आप लोगों के पास कि राजपक्षे ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दिया है अथवा नहीं दिया है? नहीं, अभी तक वो नहीं दिया है। मतलब वो अभी जा रहे थे विदेश, तो मॉलडीव्स में जा रहा था, तो उनके स्थान पर माने अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने बनाया है, लेकिन अभी तक गोटाबये राजपक्ष जी ने अपना रिजाइन होने वाले वो चिट्ठी नहीं दिया है, ये लेटर नहीं दिया है। तो इसकी वजह से थोड़ी तो यह आज क्योंकि संघर्ष करने वालों ने बताया है 13 तारीख को, इन लोगों को बताया है ये गोटाबये राजपक्ष जी ने, हम 13 तारीख को अपना रिजाइन देंगे, लेकिन वो बिना रिजाइन दे के वो चले गए हैं आज सुबह सुबह मॉलडीव्स में। तो इसकी वजह से वो हमारे संघर्ष करने वालों ने फिर बताया आज 13 तारीख है, 13 तारीख को 13 घंटे पर माने शाम की 1 बजे अपना रिजाइन लेटर दे देना, लेकिन इन्होंने अभी तक दिया नहीं। अब तो 8 बज गए हैं फिर भी दिया नहीं, लेकिन वो बाहर विदेश से इन्होंने अपने स्पीकर को, श्रीलंका में पार्लियामेंट स्पीकर को कहना लगा, मतलब फोन से कहना लगा जी विक्रमसिंघे को बनाना है और मैं दे दूंगा अपना रिजाइन लेटर। उसके बाद फिर संघर्ष करने वालों ने यही कहा है कि दोनों नहीं चाहिए हमें, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। अभी तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गया है, वो दोनों नहीं चाहिए। वो लोग ऐसे जब वो लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे लड़ाई माने वो लोग। पर आपको क्या लगता है कि श्रीलंकन सेना ने और वहाँ की सरकार ने गोटाबाया राजपक्षे को वहाँ से निकलने में सहायता क्यों की, मदद क्यों की, जबकि इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उनको रिपोर्ट्स आई थी कि जाने से रोक दिया था? हाँ, कल गोटाबये राजपक्ष उनके भाई मिस्टर बेसिल राजपक्ष, ये खास तौर से ये बेसिल राजपक्ष को जाने नहीं दिया। तो इमिग्रेशन वालों ने श्रीलंका कटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन वालों ने, इमिग्रेशन ऑफिसर, सब लोग, इन लोगों ने अपने वहां से जी अपना काम करने के लिए भी मना करके वो हटाया, अपने काम वो बाहर आ गए हैं। और यानी वो उसमें वो जो जाने वाले फ्लाइट था, उस फ्लाइट के पैसेंजर लोग भी कहा जब बेसिल राजपक्ष इस फ्लाइट में बैठेंगे तो हम तो नहीं जाएंगे इस फ्लाइट में। इसकी वजह से वो ने भी कहा हम तो ये फ्लाइट नहीं ले जाते हैं। ऐसे ऐसे करके वो बेसिल राजपक्ष, अगर इस्तीफा नहीं आता है आज रात 12 बजे तक प्रेसिडेंट राजपक्षे का, ऐसी स्थिति में फिर श्रीलंका में क्या स्थितियां एक्सपेक्ट करती हैं? मतलब अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो व्हाट हैपन, क्या होगा? हेलो, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा? अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा? हाँ, वही प्रॉब्लम हमें भी है। अगर वो रिजाइन नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में हमें बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ श्रीलंका के कानून अलग है
जब किसी मतलब हमारे वो एक्ट में, पार्लियामेंट एक्ट में वही होता है कि जब किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे रिजाइन होने के बाद वो एक्टिंग प्रेसिडेंट आना है, फिर वो आने के बाद 7 दिन के अंदर किसी प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट मेंबर से सिलेक्ट करना है जी। उसके बाद जब तक वो स्पीकर को प्रेसिडेंट बनाना है, कानून में वही था। लेकिन अभी तक ये प्रेसिडेंट ने अपना रिजाइन लेटर नहीं दिया, तो इसके आगे क्या हो जाएगा हमें भी अभी उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून कैसा है, कानून में इतना दूर नहीं, मतलब मेरे ख्याल से कानून में इतना कहा नहीं होगा, शायद मुझे मालूम नहीं है। आप क्या बस समझ पाई इतना कि कहा- श्रीलंकन इतना आर्मी मालूम ने, है। आप लोग कुछ असेस कर पाए कि श्रीलंकन आर्मी और एक्टिंग गवर्नमेंट ने उनको वहां से भागने में मदद क्यों की? हाँ, तो हमारे में वो एयरपोर्ट वालों ने कहा है, उसके एयरपोर्ट हिमाचल में कहा, मतलब वो उसका मालिक मतलब साहब ने कहा है ये जो प्रेसिडेंट ने मांगा है अपने मतलब सिक्योरिटी और इनको बाहर जाने का इसके वजह से हम इनको मदद कर रहे थे वहां जाने में। वही कहा है, वही न्यूज अभी भी हमें आ गया है, अभी मतलब शाम तक आ गया है। जी, प्लीज़ हमारे साथ इस वक्त आप बने रहिएगा। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और बहुत ही जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं अतुल अनेजा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये श्रीलंका के जो ताज़ा सूरत हाल है, ये बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं तो अब सम्मानजनक तरीके से इस्तीफ़ा देकर जो गतिरोध है उसको दूर करेंगे और स्थितियाँ ठीक होंगी, पर सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही कोलंबो में। जी हाँ ब्रजेश जी, क्योंकि एक तरह का क्रांति का माहौल है, एनार्की का भी आप कह सकते हैं, कि जो फेथ था गवर्नमेंट के ऊपर, अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो फेथ नहीं रहा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, मैं गवर्नमेंट के ऊपर नहीं कहूँगा सिर्फ गोटाबाया क्लैन के प्रति रोष नहीं है, पर पूरी एस्टैब्लिशमेंट जिसके विक्रमसिंघा भी पार्ट हैं। तो अब जो जनता लग रहा है जिस तरह से चाह रही है कि रूट एंड ब्रांच चेंज हो श्रीलंका के अंदर, तो इसलिए सिर्फ जो स्ट्रीट पावर है वो सिर्फ गोटाबाया और राजपक्षा क्लैन के अगेंस्ट नहीं है जी, पर जो भी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ है। तो इसलिए अभी कोई सामान्य तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाली जिस तरह की मानसिकता है इस वक्त जनता के अंदर, इसलिए स्थिति जो है कॉम्प्लिकेटेड है और नई लीडरशिप क्या उभर के आएगी स्ट्रीट लेवल से उसका भी हमें पता नहीं। तो इस वक्त जो है बहुत ही नाजुक स्थिति पे है। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर हिंसा भड़की तो क्या सेना आएगी आगे, और अगर सेना आती है तो अगर उसमें वायलेंस होती है उसका एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन सर, एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से बहुत ही मिस्टीरियस डेवलपमेंट लेट नाइट हुआ कि जिनको इमिग्रेशन अथॉरिटीज अलाउ नहीं कर रही थी कि वो कोलंबो छोड़ें, उनको मिलिट्री क्राफ्ट में बिठाकर इज्जत के साथ मालदीव पहुंचा दिया गया। सर, तो ये रात में ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, ये सरप्राइजिंग फैक्ट है सर, और मालदीव ने अचानक से उनको शरण भी दे दी। नहीं, देखिए दो पहलू हैं। पहली बात, मुझे इतना सरप्राइजिंग नहीं लगता क्योंकि गोटाबाया राजपक्षा की मिलिट्री बैकग्राउंड है, ही इज पार्ट ऑफ द मिलिट्री और वहां के स्टेबल से वो निकले हुए हैं और बल्कि भारत में भी उनकी ट्रेनिंग हुई है मिलिट्री में, तो वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड में है। अब आप देखेंगे जब संघर्ष हुआ, जब एलटीटी के अगेंस्ट एक तरह से सैनिक कार्रवाई की गई, तो उसमें गोटाबाया का पर्सनल बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप रहा है। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग है मिलिट्री की पूरे राजपक्षा क्लैन के और खासकर गोटाबाया राजपक्षा के साथ बहुत ही घनिष्ठ है। और कभी भी मिलिट्री का इथोस ये है कि अपने लोगों को चाहे जो भी स्थिति हो जाए उनको डिच नहीं करती। चाहे श्रीलंका की बात हो, अभी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं मुशर्रफ की बहाली के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अभी भी वहां पर बाजवा कहते हैं कि ही इज वन ऑफ आवर ओन। तो एक मिलिट्री का इथोस और ट्रेडिशन है
जिसकी वजह से मिलिट्री ने उनको अलाउ किया। मैं सरप्राइज नहीं हूं। लेकिन आपका जो दूसरा पहलू है कि मालदीव्स ने क्यों परमिशन दी गई, इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है, अभी तक हमें मालूम नहीं है। क्या ये नहीं, अभी तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मालदीव की सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और अब उनको आज रात किसी भी कीमत पर मालदीव छोड़ना पड़ेगा। अब ये चर्चा हो रही है कि वो सिंगापुर जाएंगे। अब देखिए, इसी को वक्त कहते हैं कि एक बेहद ताकतवर राष्ट्रपति, 3/4 मेजॉरिटी वाला राष्ट्रपति श्रीलंका पर जिसकी हुकूमत, जिसका जलजला रहा हो, आज उसको दुनिया में एक कोना नहीं मिल रहा रुकने के लिए। सर जी हाँ, और सिंगापुर भी पता नहीं कि एंड गेम वहाँ पर होगी। आप ही ने कहा था ब्रजेश जी के सिंगापुर के अंदर भी तमिल माइनॉरिटी वगैरह है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिंगापुर पहुँचे तो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वहाँ पर। ये जो इस तरह की प्रोटेस्ट की ट्रेडिशन है जो मालदीव्स में, वो सिंगापुर में नहीं है। तो एक तरह से मुझे नहीं लगता अगर वो सिंगापुर गए तो उनको ज़्यादा परेशानी होगी। मुझे एक और फैक्टर जो नज़र आता है कि सिंगापुर में चाइनीज़ ओरिजिन की पॉपुलेशन बहुत है और चाइना सिंगापुर रिलेशनशिप भी अच्छा है। तो क्या वो एंड गेम जाके श्रीलंका, सिंगापुर से जाके चीन में पहुंचेगी, इसको कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि श्रीलंका में उनको शरण मिलनी चाहिए सिंगापुर में। मैं दूसरा ये समझना चाहता हूँ कि भारत का मैं पिछले 10-12 दिन में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का मैंने आकलन किया है, बहुत ही संभल कर, बहुत ही बच कर, और हर र्यूमर कोई भी उड़ती तो तुरंत क्लैरिफिकेशन आता है। तो श्रीलंका के मामले पर भारत का ये हटो बचो का पॉलिसी क्यों? देखिए, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी अगर रहती है कि जनता की तरफ की रहती है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म में कामयाब होती है। सिर्फ श्रीलंका में नहीं, आप देखेंगे वहाँ पर तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान में पीपल ओरिएंटेड थी, डैम्स बनाने, स्कूल्स बनाने, पार्लियामेंट हाउस बनाना, तो तालिबान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अब ठीक हो गए हैं। तो उसी तरह से श्रीलंका में भी पीपल ओरिएंटेड काम किया है। और खासकर कोविड के बाद जो है वैक्सीनेशन वगैरह जो गई हैं, वैक्सीन्स गई हैं भारत की तरफ से। फिर उसके बाद जब रियल संकट आया है, फ्यूल क्राइसिस और फूड क्राइसिस और फर्टिलाइजर गया है, तो भारत सामने आया। 3.5 बिलियन डॉलर्स अभी तक हम श्रीलंका को दे चुके हैं, और वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए गया है, जिसमें एक छवि जो भारत की पहले की थी, आपको याद होगा जब IPKF का टाइम था 87 वगैरह में, तो एक बिग ब्रदर के तौर से देखा जाता था। लेकिन अभी मेरे जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं श्रीलंकन में, बहुत बड़े क्रिटिक्स होते थे इंडिया के, वो अब कह रहे हैं कि हमारे जब असली संकट आया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, तो ना चीन हमारे पास आया, ना अमेरिका आया, सिर्फ भारत हमारे पास आया। तो एक तरह से ये पॉलिसी जो है आई थिंक बड़ी प्रूडेंट पॉलिसी रही है, क्योंकि हमारे अब इंटरेस्ट क्या है, एक तो वहाँ पर स्थिति संभले, लेकिन वो अल्टीमेटली ये श्रीलंकन को ही अपनी समस्या को सॉल्व करना है। हम फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका को वो सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, हमारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर चीन वापस आए और हमारे डोर स्टेप के सामरिक रूप से देखा जाए वो स्टेप गलत होगा, तो तब हमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता चीन का वहाँ पर आना, क्योंकि गोटाबाया ब्रदर्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हो गए थे चाइना के साथ, तो चाइना की छवि इस वक्त श्रीलंका में अच्छी नहीं है। लेकिन मैं साथ में ये भी देखता हूँ जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिनके बारे में हमारे पास अक्सर कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें JVP टाइप की जो अल्ट्रा लेफ्ट मूवमेंट्स है वो भी है, जिनका चाइना के साथ पहले कॉन्टैक्ट अच्छा था। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि चाइना का कमबैक ना हो। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इस टाइम पे अनलाइकली है, लेकिन भारत के कंसर्न्स ये हैं। उसके बाद श्रीलंकन्स को अपने आप अपनी कंट्री को संभालना है, और जो मदद भारत कर सकता है वो करेगा। मुझे सुभाषिनी जी मेरे साथ कोलंबो से जुड़ी हुई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाषिनी जी, इस वक्त आप लोग यानी श्रीलंकन्स किस तरह की परेशानियां उठा रहे हैं? आप लोग को क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, और क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को वहाँ चल रही हैं? हाँ, तो एक्चुअली ऐसा है जी कि हमारे श्रीलंका में अभी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होता है कि तेल के बाद, मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये 3 तेल तो नहीं है अभी बहुत कम आता है। IOC और श्रीलंका से सीपेट को, हमारे गवर्नमेंट वाला तो सीपेट को नाम है, उसमें तो है नहीं है, लेकिन IOC वालों ने माने इंडियन ऑयल कंपनी के लोग कभी कभी ऑयल सभी को देते रहते हैं, लेकिन वो तो एकदम कम है। इतना लंबा लाइन होता है, कभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का लाइन होता है, लेकिन फिर भी
लोग ऐसे 6 दिन 7 दिन लाइन में खड़े होते हैं, कभी लोग मर जाते क्योंकि किसी वजह से, मतलब कि आपने तो किसी डिसीजन। अच्छा, आप लोगों ने कभी मीडिया फ्रेटर्निटी में अभी- श्रीलंका में आप लोगों ने कभी ये सोचा कि ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका कैसे फंसा? ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका कैसे डूबा? मतलब ये प्रॉब्लम आई क्यों? हमें तो कभी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअली 2020 में हमारे श्रीलंका में भी वो कोरोना वायरस आ गया, तो उसके बाद तो सब जगह में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो इसके काम नहीं कर सकता था और विदेश के लोगों को यहाँ आना नहीं, मतलब यहाँ से जाने के लिए भी अलाउ नहीं था। वो ऐसे कुछ इधर उधर प्रॉब्लम आ गया था। और डॉलर, श्रीलंका में डॉलर का बहुत क्राइसिस हुआ जी। कम हो गया था ये। हाँ, तो वो हिंदी इस बोलने की कम कोशिश होने कर रही की थी कि वजह से अप्रिशिएट करना हमको- चाहिए जी। यस, प्लीज गो अहेड। ओके प्लीज गो अहेड। ओके, डॉलर, हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, प्लीज गो अहेड, आप बोलें। हाँ, अच्छा, वो ये डॉलर कम होने की वजह से ये सब सामान श्रीलंका में आना तो देर लगा। ये गैस का प्रॉब्लम भी होता है आजकल। गैस हमें खाना पकाने के लिए वो गैस नहीं है। ये इसका ज्यादा ये जितनी कुछ भी ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, इसके परेशान लिए होती है। क्या प्रेसिडेंट राजपक्षे को जिम्मेदार मानना चाहिए? वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मिसमैनेजमेंट के लिए? हाँ, वो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनको मालूम होता होगा, लेकिन पता नहीं, हमें भी मालूम नहीं है ऐसा क्यों हुआ कम होने की वजह से। इतना डॉलर कैसे कम हुआ? ये हमारे सेंट्रल बैंक के लोगों ने क्या कहा इनको, क्या इनको एडवाइस दिया? ये तो मतलब सब लोग हम सोचते हैं, अभी ये तो मेरी पर्सनल आइडिया है कि हम सोचते हैं तो गलत इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दिया है। कभी लोग कहते हैं गलत इंफॉर्मेशन दिया है, कभी लोग कहते हैं वो तो उनको मालूम नहीं है ऐसी सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है, इनको मालूम नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं हमें। लेकिन हमें थैंक यू सुभाषिनी जी, हमारे साथ आप बनी रहिएगा। डिबेट को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले चलता हूं और मेरे साथ भारत के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार अविनाश काल्ला जी भी मौजूद हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। श्रीलंका के जो ताज़ा सूरत हाल हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रपति आज इस्तीफ़ा दे देंगे, पर वो अब तक इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं, देश छोड़कर भाग गए हैं। जहाँ गए हैं वहाँ भी मुश्किल है, सुना वहाँ से भी कहीं भागने वाले हैं। तो इस स्थिति में श्रीलंका पहुँचा, अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, आगे का रास्ता जो भी एड देगा या उनकी मदद करेगा, वो सिर्फ एक चीज़ पे देखेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है। आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि इट्स हाई टाइम कि हमारे जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ आए। अगर श्रीलंकन पॉलिटिशियंस जो कंट्री में रह गए हैं वो इस बात पे अग्री होते हैं कि वी फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट, तो आईएमएफ अगर उन्हें अपनी शर्तों पे फंड्स रिलीज करता है तो उनके लिए पहली रिलीफ होगी। भारत ने एड दी, चाइना दे रहा है, जापान दे रहा है, पर इनसे उनका कुछ नहीं निकल पा रहा। $4 बिलियन की एड भी कोई बहुत बड़ी पर एड सर, उनके लिए जब आज नहीं कोई है। गवर्नमेंट ही नहीं है तो लोन कैसे आईएमएफ दे देगा इनको? सर वही बात आज हो रही है, उनके लिए नेगोशिएशन यही चल रही है। जैसे आपने कहा, राष्ट्रपति ने आज भी इस्तीफा नहीं दिया। अगर उनको मालदीव्स में एक सेफ्टी मिल जाती अपने नेट के लिए, तब वो रिजाइन करते हैं। तो पहली चीज में तो गोटाबाया खुद अपने लिए एक सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ सेफ रह सकूं, मेरी कौन मदद कर सकता है। और जिस तरह से चाइना ने उन्हें झटका है, उनको सब कॉन्टिनेंट में जगह मिलने की कोई चांस नहीं है। खबरें ये भी है कि यूएस ने भी डिक्लाइन कर दिया था उनको एक सेफ पैसेज। तो पहला प्रोसेस तो ये होगा कि वो रिजाइन करें। और ये बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है, पर जो सिचुएशन
1940s में ब्रिटेन ने देखा था जब वॉर इम्पेंडिंग था और चर्चिल को पीएम उन्होंने बनाया था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी, उन्होंने 5 साल तक एक साथ काम करके ब्रिटेन को बाहर निकाला। वो एक एग्जाम्पल है जो नजर में आता है कि श्रीलंका को शायद वो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के हालात हैं मुझे लगता नहीं, और जिस तरह का एटीट्यूड अपना रखा है राजपक्षे ने, उम्मीद कम ही है कि वो इस्तीफा देंगे। देखिए, आपकी बात सही है कि उम्मीद कम है इस्तीफा देंगे, पर जिस तरह से उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आप देखिए जहां वो मालदीव्स गए थे उनपे उनका बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट था। मालदीव्स के जब स्पीकर को संकट आया तो राजपक्षे परिवार ने उनको शरण दी थी, पर उन्होंने भी अब हाथ पीछे खींच लिया है, तो उनके पास भी ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी उनके ऊपर। एक खबर ये है कि उनको सिंगापुर जा सकते हैं, आप इसको कुछ ऑथेंटिक मानते हैं? और क्या सिंगापुर उनको पॉलिटिकल आइसलम दे सकता है? देखिए, अगर उनको सिंगापुर दे सकता है ऐसी खबरें आ रही हैं, पर आई एम श्योर राजपक्षे ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी होगी निकलने से पहले। और अगर जहां उनको सबसे पहले एश्योरेंस मिली, जैसे मैं आपको भी कोट कर रहा था कि वहां के जो स्पीकर है जब उन पे संकट आया तो उनको असाइलम श्रीलंका ने दिया, इसी राजपक्षे परिवार ने। तो उनको था कि वो वापस बार्गेन में अपने लिए कुछ निकाल पाएंगे, पर वहां बात बैठी नहीं। करेक्ट है सर। नेक्स्ट राउंड में हम लोग इंडियन कंटेस्ट पे भी बात करेंगे कि इंडिया इस मामले पर कितना हट बच कर क्यों चल रहा है, इस बारे में भी डिबेट का नेक्स्ट राउंड में चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, गोटाबाया राजपक्षे रात में भागने में, आज तड़के भागने में तो कामयाब रहे, लेकिन जहां पहुंचे वहां भी उन्हें सुकून नहीं है। अब उनको वहां से भी भागना ही पड़ेगा। हालात ठीक नहीं है श्रीलंका के। देखिए, श्रीलंका ने एक चीज़ ये दिखाया कि राजनीति का मतलब अब तानाशाही हो गया है, और श्रीलंका का कोना कोना उस देश का ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस तानाशाही से गोटाबाया परिवार ने पूरे देश को लूटा, उससे आज पूरा देश कराह रहा है। एक सुंदर सा देश बर्बाद हो चुका है, और हम जितने लोग बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, शायद आज की मौजूदा पीढ़ी ने इस तरह से किसी देश को बर्बाद होते हुए कभी देखा होगा या सुना होगा जिस तरह से टीवी पे लोग आज दृश्य देख रहे हैं। किसी मुल्क में ऐसी स्थितियां बहुत कम हम लोगों के सामने देखने को आती हैं। तमाम सारी परेशानियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने का संकट है, लेकिन एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि इस संकट में भी जनता में अपने देश और राष्ट्र के प्रति उच्च कोटि की नैतिकता दिखती है। जैसा कि राष्ट्रपति भवन में बरामद रुपयों को पुलिस को सौंप देना और बाकायदा गिनती कराकर एक भी राष्ट्रीय संपदा को अभी तक बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उपद्रव चाहे जितना बड़ा हो, अगर एक घटना को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जनता ने किसी प्रकार की कोई आगजनी और लूटपाट अभी नहीं की है। दूसरी बात यह है कि आज इमरजेंसी घोषित हो गई। राष्ट्रपति की बात आती है, जब इमरजेंसी घोषित हो गई और राष्ट्रपति भाग गया तो अब संसद तय करेगी कोई राष्ट्रपति बने या किसी को नामित करे, या नई सरकार संसद चुनाव कर सकती है। और जो भाग गया उसकी अब अथॉरिटी क्या रही? उसकी अथॉरिटी कुछ बचती नहीं है। भारत जैसे देश में तो फिर शायद ही कुछ बचती हो। आज इमरजेंसी की वजह से श्रीलंका की देश की जनता के अधिकार भले सीमित कर दिए गए हैं, और इमरजेंसी किसी दृष्टिकोण में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर श्रीलंका की भलाई के लिए इमरजेंसी लगाई गई है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। यह आने वाला वक्त तय करेगा कि इसका परिणाम क्या था, लेकिन हम आप बैठ कर टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। खाने का और जीवन जीने का महत्व और संकट क्या है, ये श्रीलंका के लोग जानते होंगे। आज उनको महसूस हो रहा होगा। उनके बच्चे, उनके बहन बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान किस हालात में, किस मनोदशा में लोग जी रहे होंगे। इस देश का क्या होगा? वो देश कहाँ जाएगा? कैसे खड़ा होगा? कैसे लोगों का जीवन फिर चलेगा? अंधेरा छा गया है, पैसा है नहीं, 600-700 रुपया में $1 पहुंच गया है। तेल, खाना पीना,
रोजगार। नहीं, अभी सुभाषिनी जी भी ने भी ये बात कही कि वहाँ ईंधन और गैस ये दो बड़े मेजर इश्यूज हैं। देखिए ये बहुत बड़ा संकट है, पूरी दुनिया ने इस तरह का संकट शायद कभी देखा होगा ब्रजेश जी, और इस तरह के संकट पर हैरत भी होती है कि कैसे गोटाबाया परिवार ने एक देश को नाश कर दिया। अच्छा, आज एक जानकारी आप दे ही रहे थे कि इनके सबके पास अमेरिकी नागरिकता है। ये राज तो श्रीलंका में कर रहे हैं और नागरिकता अमेरिका के लिए बैठे हैं। भाई, चाचा, ताऊ, बेटा, बेटी, बहू सब अमेरिकी नागरिक हैं सब। और आज अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, भगा दे रहा है, अब भटक रहे इधर उधर। भारत ने वैसे भी इन धोखेबाजों को कहा भैया दूर रहो हमसे, इनका अगर परछाई भी पड़ जाए तो पता नहीं क्या भारत पे काल मंडराने लगे। ये इतने गंदी मानसिकता के लोग हैं जो अपने देश को बर्बाद करके भागे हैं। तो भारत ने तो बहुत अच्छा काम किया कि रावण जो लंका से भागा है इसको शरण नहीं मिलना चाहिए, इसको तो राम के तीरों का सामना करना चाहिए, अब वही बचाएंगे। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो लंबा समय सबको दे, लेकिन श्रीलंका जैसा बुरा समय किसी देश को ना दे। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ हमारी और श्रीलंका की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं, वेलफेयर स्टेट के नाम पर अय्यासी, लूटपाट, जनता के धन की बर्बादी कहीं किसी दुनिया में कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज गोताबाया एक अभिशाप बन चुके हैं, जिस देश में जाते हैं वहाँ की जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जा रही है। ये है सोशल मीडिया की ताकत, जागरूकता की ताकत, और ये है नेताओं की साख कि उनके खिलाफ दूसरे देश की जनता खड़ी हो रही है। आज देखिए ब्रजेश जी, कहा भी गया कि अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाती हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गूंगा पैदा होंगी। हमें अपने मुल्क को, उस देश को, उसके भविष्य को बचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें नहीं मालूम है, लोग बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस देश में आज हालात बने हैं उस देश में तानाशाही के खिलाफ हथियार जनता ने नहीं उठाया, जनता ने सिर्फ आज आवाज़ उठाई है। उस आवाज़ से ही राष्ट्रपति जैसे लुटेरों का परिवार भाग गया। अभी तो हथियार जनता ने नहीं उठाया कहीं, अभी तो ये वक्त बाकी है। बहरहाल कहा गया है कि किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता, और डरिए वक्त की मार से, क्योंकि वह बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा का प्रश्न पूछा कि पूरी तरह से कर्ज में डूबे श्रीलंका में आपातकाल लगाने से, इमरजेंसी इम्पोज करने से क्या स्थितियां सुधरेंगी। तो इसके आर्या लिखते हैं कि श्रीलंका पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है, लेकिन इमरजेंसी लागू करने से स्थिति संभल नहीं पाएगी। तो धर्मनाथ शाह लिखते हैं कि श्रीलंका को अब कर्ज से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किल होगी, आपातकाल लगाने से श्रीलंका में हालात सामान्य होने के चांस कम हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवकी नंदन जी, आप मुझे बताइए कि जब अब इस्तीफ़ा नहीं दिया है और रात में, इस वक्त रात भी हो गई है और ये उम्मीद थी कि आज डेडलाइन है, आज वो इस्तीफ़ा दे देंगे, पर इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं। अब आप आने वाले वक्त में श्रीलंका के हालात को कैसे असेस करना चाहेंगे, क्या आपको समझ में आता है, व्हाट नेक्स्ट? ब्रजेश जी, दरअसल दिक्कत क्या है कि वहाँ की जो जनता है, जो सुभाषिनी जी बता रही थी अभी, वो राष्ट्रपति के ही खिलाफ नहीं है, वो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है, जो आज की तारीख में एक्टिंग राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भागने में मदद की। तो सवाल ये उठता है कि अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर वहाँ की संसद क्या कर रही है, क्योंकि संसद का सत्र स्पीकर को बुलाना चाहिए। राष्ट्रपति ने भले इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति देश छोड़ करके भाग गए और इमरजेंसी जैसे हालात वहाँ पैदा हो गए हैं। पब्लिक सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया है, प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा हो गया है, वहाँ लोग खाना बना खा रहे हैं। एक
कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिया गया राष्ट्रपति भवन में। तो स्पीकर क्या कर रहे हैं? जिन स्पीकर साहब ने आज ये इंफॉर्मेशन दी पूरी दुनिया को कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने उन्हें फोन करके बताया है कि वो आज इस्तीफा देंगे, लेकिन वह इस्तीफे का टाइम भी खत्म हो गया, क्योंकि दिन में 1 बजे का उन्होंने बताया था कि वो इस्तीफा देंगे और इस समय करीब 9 बजने पौने 9 होने जा रहे हैं, 8 बजे ये डिबेट शुरू हुई है, इस समय तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो मुझे लगता नहीं, स्पीकर झूठ बोल रहे हैं या फिर राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और नहीं, या मुझे फिर तो ऐसा लग रहा है कि स्पीकर राजपक्षे का पपेट है। बिल्कुल स्पीकर राजपक्षे का पपेट है। वो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सरकार होती है, कोई भी राष्ट्रपति होता है तो स्पीकर उसी के गुट का ही होता है। भारत में भी ऐसा होता है कि जैसे जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का वो स्पीकर भी होता सर, है। पर ऐसे हालात में तो कठपुतली मत रहो। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ऐसे हालात में तो एक्ट करो। देश डूब रहा है सर। देश डूब नहीं, देश बर्बाद हो रहा है। श्रीलंका इतना खूबसूरत देश, इतना प्रकृति के नजदीक अगर कोई देश अगर है तो वो श्रीलंका है। प्राकृतिक संपदा वहां एकदम भरी पड़ी हुई है। वहां ये जो रत्न हम लोग पहनते हैं, सबसे ज्यादा रत्न वहीं पर निकाले जाते हैं। पुखराज वहां पर निकाला जाता है। मैं पुखराज के जहां पर निकाला जाता है, मैं उसके खनन के इलाके में भी मैं गया हूं। तो श्रीलंका में जो स्पीकर हैं, स्पीकर की भूमिका पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर स्पीकर क्या कर रहे हैं, क्यों वो इंतजार कर रहे हैं, क्यों संसद को नहीं बुला रहे हैं, सांसदों को बुलाते, संसद सत्र बुलाते, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक IMF भी श्रीलंका कोई को कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई कुछ देगा, ना कोई इनसे संबंध रखेगा जब कोई तक संबंध सरकार नहीं बनेगी। लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होते हैं जी। तो जब तक ऑलराइट सर, मैं ईशान त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस्तीफा अगर नहीं हुआ और ऐसे हालात में दर दर भटकते रहे राष्ट्रपति, तो श्रीलंका के हालात आने वाले वक्त में क्या होंगे? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए जी ब्रजेश जी, मेरा असेसमेंट इस विषय में ये कहता है कि अभी बहुत लंबे समय तक ये आर्थिक संकट चलने वाला है और इसके 2 सॉल्यूशन हैं। सबसे पहला तो श्रीलंका के संविधान के हिसाब से हम देखें तो वहां पर का संविधान कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा, और अगर प्रधानमंत्री भी नहीं है तो स्पीकर को बनाया जाएगा। पर ऐसे में स्थिति यह है कि वहां के जो आम जनमानस में भावना है, वो चाहती है कि जो राजपक्षे गुट है ये पूरी तरीके से वहां के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बाहर हो जाए। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। और इनका पूरा गैंग को बाहर चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी का है। हाँ, पूरा, चूंकि वो चाहे बासिल राजपक्षे रहे हों, वो वित्त मंत्री थे, उनके भतीजे रहे हों चामिल राजपक्षे, वो रक्षा मंत्री थे। और आप अभी कई हमारे पैनलिस्ट से पूछ रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि सेना ने उनकी मदद की। जी जी, चूंकि गोटाबाया इससे पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो उनका जाहिर सी बात है बहुत लंबा प्रभाव, बड़ा लंबा प्रभाव जो है सर, जिस आदमी को इमिग्रेशन अफसरों ने दौड़ा के भगा दिया हो, मिलिट्री उसको क्राफ्ट में बिठा के मालदीव छोड़ने जा रही सर, तो मतलब कुछ तो हुआ है सर रात में। ये बेशक इसमें कुछ अंदरूनी मतलब या कुछ तो है भाई, आई डोंट नो क्या है, बट कुछ तो है से। और अभी उसका एट प्रेजेंट सॉल्यूशन यही है कि वहां पर एक सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। जी करेक्ट सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अतुल अनेजा जी को आमंत्रित करता हूं। अतुल जी, मेरा एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैंने देखा है कि भारत बहुत ही हटो बचो की रणनीति श्रीलंका के मामले में अख्तियार कर रहा है। आप देखिए कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर कोई अफवाह भी उड़ती है तो इंडिया का हाई कमीशन तुरंत 4 ट्वीट तैयार करके उस अफवाह का खंडन में लग जाता है। इतना अलर्ट मोड में और इतना हटो बचो की रणनीति श्रीलंका के मामले में भारत की क्यों है? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है श्रीलंका, इंडियन ओशन का एक ज्वेल है, भारत के करीब है, तमिल पॉपुलेशन उससे इम्पैक्ट होती है, तो श्रीलंका की तो बहुत बड़ी भूमिका है भारत के लिए जी। तो इसलिए भारत सब, और पीछे ऐसे क्या हुआ था कि एक तरह से चाइनीज वहां पर आ गए थे, एक न्यूक्लियर सबमरीन सर कहीं ऐसा तो नहीं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है श्रीलंका के साथ जो था कि हम थोड़ा अलर्ट रहें? नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस तो एक बिटर एक्सपीरियंस रहा है, वो IPKF का 1987 में जो हुआ है, और एक तरह से भारत की छवि उससे बहुत खराब हुई थी।
एक ये फैक्टर रहा है कि आप कि दोबारा नहीं चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। दूसरा जो है चाइनीज़ फैक्टर है कि कि एक इंस्टेबिलिटी की वजह से चाइनीज़ ना वहाँ पर आए, और जो हो चुका था क्योंकि राजपक्षा क्लैन जो था वो चाइनीज़ के बहुत करीब था। लोन्स जो लिए हैं चाइनीज़ के बड़े बड़े लोन्स वो अब राजपक्षा क्लैन ने लिए हैं। हम्बनटोटा पोर्ट जो फाइनली सीड किया गया चाइना को, ये भी एक राजपक्षा क्लैन की तरफ से था। तो चाइनीज़ पूरी तरह से अंदर घुस गए थे श्रीलंका के, और अब लेकिन हटे हैं। तो भारत नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई स्थिति आए कि फिर से वो दोबारा से हस्तक्षेप करें। तो एक सामरिक रीज़न भी है इसकी वजह। जो तीसरा पॉइंट ये है कि हम नहीं चाहते कि इतनी इंस्टेबिलिटी श्रीलंका में हो कि वहाँ से अब रिफ्यूजी इन्फ्लो शुरू हो जाए तमिलनाडु की तरफ से, जाफना और उस तरफ से, वो स्थिति भी नहीं हम चाहते। तो इसीलिए एक बहुत ही सूझबूझ की पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी रखी गई है, और कामयाब होती है कि नहीं है, लेकिन मैं ये दावे से ये कह सकता हूं कि भारत की जो बिग ब्रदर की छवि है वो हटी है। वो मेरे पर्सनल जो सर आपसे अंतिम सवाल, बातचीत करके भारत ने राजपक्षे को शरण क्यों नहीं दी सर? क्या कारण? क्योंकि लायबिलिटी है, या अनपॉपुलर लीडर जो है जिस कंट्री का, उसको आप शरण देंगे तो जनता को अपने खिलाफ लेके आएंगे। तो इट मेक्स नो सेंस कि जो क्लैन जो प्रो चाइनीज रहा है उनको हम शरण दें। हमारा उसमें लॉन्ग टर्म फायदा कोई चाइना चले जाते नहीं आता। चाइना तो ने आई थिंक एक बड़ा क्लियर डिसीजन फोन भी नहीं उठाया होगा। ऑलराइट सर, अविनाश जी मेरे साथ मौजूद है। अविनाश जी, आपसे दो सवाल हैं। एक तो राइज एंड फॉल ऑफ श्रीलंका, इसके कारण, और दूसरा इंडियन इंटरेस्ट श्रीलंका में जो कुछ भी उथल पुथल चल रही है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है विशेष तौर पर श्रीलंका के मामले में मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि उस पर कोई स्पष्टता नहीं है। कारण देखिए, राइज एंड फॉल पे तो बहुत चर्चा हो गई कि उस पर इतनी लैंडिंग्स थी कि वो अपने आप को जा नहीं पाए, और एक उनका जो फ्रीबीज देने का स्ट्रक्चर था कि टैक्स माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो फ्रीबीज ने उनको नुकसान पहुंचाया। एक आंकड़ा ये भी है कि सबकी नजरें हैं कि IMF उनको कितना बेल आउट करता है, पर एक सच ये भी है कि पिछले 50 साल में IMF ने उनको 16 लोन दिए। तो ये इसका राइज एंड फॉल है कि इतना ज्यादा लोन एक्यूमुलेट कर लिया। फॉर एवरी 100 रुपीज अर्न वो 111 रुपए के कर्ज में थे। एक बेसिक अगर उस पर आंकड़ा समझाए तो इससे आपका पहला आंसर मुझे लगता है कुछ हद तक मैं एड्रेस कर पा रहा हूँ। फिर आपने भारत का सवाल पूछा, और पिछले पैनलिस्ट थे उन्होंने भी एक बोला। आप तीन चीजें देखिए, भारत कॉशियस इसलिए है क्योंकि चाइना, ट्रेड और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तीन प्रमुख कारण हैं। चाइना ने वहां, जैसे उन्होंने हम्बनटोटा बताया, 100 हेक्टेयर की लैंड के लिए भी उन्होंने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। तो चाइना एरिया निकालना था। भारत कॉशियस इसलिए है कि वो स्ट्रैटेजिकली कितना ले सके, कि गोटबायास को चाइना ने रिसीव नहीं किया, भारत एड दे रहा है। और दूसरा ये कि भारत की दो प्रमुख नीड्स श्रीलंका से पूरी होती है। अराउंड 30% जो हमारा कंटेनर ट्रैफिक है सी पोर्ट का, वो कोलंबो से मैनेज होता है। तो उसके बिना हमारी श्रीलंका पे डिपेंडेंस रहेगी कि अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहा, हमारा ट्रेड इफेक्ट करता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कारण है कि चाइना के श्रीलंका की जो लेंडर्स है उसमें तीसरे नंबर पे लेंडर इंडिया है आफ्टर चाइना एंड जापान। तो अगर वहां कोलैप्स हो गया तो जो इन्वेस्टमेंट आपने रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, वो डूबेगा, ऑयल रिफाइनरी और इसमें डाला। तो सर जब इतना सब कुछ स्टेक पर है तो वहां के प्रेसिडेंट को शरण नहीं देने के पीछे के कारण उसकी पॉपुलैरिटी, आज के टाइम में सेंटिमेंट उसके साथ नहीं है। देखिए, भारत एक और चीज इससे गेन कर सकता है, जो उन्होंने क्विकनेस दिखाई एक एड देने में, ये सारी ह्यूमैनिटेरियन एड दिखा रहा है। जहां चाइना ने उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वो एक पब्लिक में सेंटिमेंट जगा रहा है कि देखिए इंडिया आपका एक हितैषी है। तो आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एयरटेल हो, टेलीकॉम के प्लेयर्स हो, इन सबके बहुत इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में। तो हम पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। वन लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर इस्तीफा नहीं दिया और वो सिंगापुर चले गए, वहाँ पॉलिटिकल आइसलम मिल गया, उनको शरण मिल गई, तो फिर श्रीलंका के राजनीतिक हालात क्या होंगे? सर, राजनीतिक हालात ये होंगे कि
स्पीकर को ये कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दोनों सर नहीं उस बंदे होते पर तो मुझे स्पीकर बहुत होता है। डाउट हो रहा है सर उसके पास 30 दिन है, पर ये उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके खिलाफ नहीं जा सकता। जी। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुत ही बहुमूल्य विचार आज श्रीलंका की इस क्राइसिस पर हम सब के साथ प्रस्तुत किया। और सुभाषिनी जी कोलंबो से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने बताने की कोशिश की, जितना भी हिंदी उनको आती थी उन्होंने आप सबको बताने की कोशिश की कि वहाँ का कि इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है और क्या होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार।